बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है विश्व की प्रमुख जनजाति में से एक जनजाति जिसका नाम है किर्गिज। आज हम विश्व की प्रमुख जनजाति किर्गिज के बारे में बात करेंगे। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है तथा यह भी अन्य पशुपालकों की तरह ही एक भ्रमणशील जनजाति है, जिसका निवास स्थान क्या होता रहता है, बार बार परिवर्तित होता रहता है। तो मध्य एशिया किर्गिज व अन्य पशुपालक भ्रमणशील जनजातियों का निवास क्षेत्र है। अब अगर हम मिडिल एशिया की बात करते हैं तो मिडिल एशिया में एक तो किर्गिज तो निवास करते ही हैं, साथ साथ जो अन्य पशुपालक हैं वो भी यहाँ निवास करते हैं, या फिर हम ये कहें कि किर्गिज और अन्य पशुपालक जातियों का निवास क्षेत्र मध्य एशिया है। अब ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, यहाँ इतनी ही बारिश होती है जिसके कारण यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल घासें ही उग पाती हैं। अब घासें ही उग पाती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या डेवलप किया जा सकता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए चारागाह ही उपयुक्त है। अतः वर्षा इतनी होती है कि वनस्पति के नाम पे घासें उगती हैं, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल चारागाहों पर और पशुचारण पर ही निर्भर है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि उससे क्या उग पाएगी, घास उग जाएगी, और घास उगेगी तो उस घास को किसको खिलाया जा सकता है, उस घास पर पशुओं को चराया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी अर्थव्यवस्था भी किस पर आधारित है, पशुचारण पर ही निर्भर है। अब किर्गिज जो है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कहाँ निवास करते हैं, तो मुख्य रूप से किर्गिज मध्य एशिया में निवास करते हैं। अब मध्य एशिया में भी इनका निवास क्षेत्र कहाँ होता है, तो दक्षिण थ्यानशान और पामीर के निवासी हैं। दक्षिण में जो थानशान का पर्वत है और जो पामीर का पठार है उसके ये निवासी हैं। किर्गिज के निवास क्षेत्र थानशान लंबे पर्वतों की एक वृहद श्रृंखला है ना। थानशान के जो पर्वत हैं उन लंबे पर्वतों की एक वृहद श्रृंखला में ये लोग निवास करते हैं। मतलब कहने का ये है कि मध्य एशिया में जो थानशान पर्वत का क्षेत्र है, या फिर हम कहें कि पामीर का जो पठार है, उन क्षेत्रों में किर्गिज पाए जाते हैं या निवास करते हैं। अब ये जो थानशान का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ शीतकाल में हिमपात होता है तथा ग्रीष्म काल में कुछ वर्षा होती है, जो चारागाह विकास के लिए अनुकूल है। शीत ऋतु में तो यहाँ पर, विंटर में तो स्नोफॉल होगा, और जब समर होगा तो थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हल्की फुल्की घासें उग जाती हैं, और जिसके कारण यहाँ चारागाह डेवलप हो जाता है और जिस पर पशुओं को चराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के पशुधन की। तो किर्गिज लोगों का, अब चूंकि यहाँ घासें ही उग रही हैं वनस्पति के नाम पर, तो इसीलिए घासों को पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किर्गिज लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, उनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर होगी, उनकी अर्थव्यवस्था पशुचारण पर ही निर्भर होगी। पशुओं में भी ये लोग भेड़ और बकरी को पालते हैं तथा यहाँ पर याक भी पाया जाता है, और इस याक का उपयोग ये लोग बोझा ढोने के लिए करते हैं। जैसे रेगिस्तान में हम बोझा ढोने के लिए ऊंट को काम में लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ याक का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। पशुओं का मौसमी प्रवास होता है। ग्रीष्म काल में किर्गिज अपने पशुओं को लेकर पर्वतीय घाटी में चले जाते हैं तथा शीतकाल में ये लोग मैदानों में आ जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को लेकर मौसम के हिसाब से प्रवास करते हैं। मतलब जिस तरह का सीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु होगी तो ग्रीष्म ऋतु में ये अपने पशुओं को लेकर पर्वत की जो घाटियां होती हैं उन घाटियों में चले जाते हैं, और शीत ऋतु जब होगी तो ये लोग मैदानी भागों में आ जाते हैं। यानी कि सीजनल ही इनका माइग्रेशन होता है, मौसम के अनुसार ही ये प्रवास करते हैं या मौसम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। पशुधन ही इन किर्गिज की मुख्य संपत्ति होता है,
और पशुओं से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं वही इनका मुख्य भोजन होता है। तो पशुधन ही इनकी संपत्ति हुई, क्योंकि इनकी सारी अर्थव्यवस्था पशुओं पर ही आधारित है और पशुओं से जो पदार्थ इन्हें प्राप्त होते हैं वो ही इनका फूड या भोजन होता है। कभी कभार ये लोग शिकार भी करते हैं। अब हम बात करते हैं घर या हाउस की, कि किर्गिज लोगों के घर कैसे होते हैं। किर्गिज लोग तंबुओं को प्राय गोलाकार आकृति में बनाकर अपने घरों का निर्माण करते हैं। यानी कि किर्गिज लोग जो हैं वो तंबू लगाकर अपना घर बनाते हैं। और ये किस तरह का घर बनाएंगे? किर्गिज लोगों के तंबू जो होते हैं प्राय गोलाकार आकृति के होते हैं। इनकी दीवारें लंबाकार तथा छत गुंबदनुमा होती है। ठीक है, दीवारें तो गोलाकार होंगी और छत गुंबद की जैसी होगी। किर्गिज लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, है ना। ये लोग शौर्य, साहस, स्वतंत्र व्यक्तित्व का गौरव, चौकसी, सतर्कता, स्थान के प्रति संवेदन, अवलोकन की तीक्ष्ण शक्ति से जाने जाते हैं। आस्था से किर्गिज मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। अब हमने देखा कि ये तंबू में रहते हैं और गोलाकार तंबू बनाकर अपना निवास स्थान बनाते हैं। अब इनका व्यवहार किस तरह का होता है, इनका नेचर किस तरह का होता है? तो नेचर को अगर हम देखें तो ये बड़े लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ ये साहसी होते हैं, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं, चौकसी के धनी होते हैं, सतर्कता इनमें बहुत ज़्यादा होती है ना। और इनमें ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की बहुत अधिक तीक्ष्ण शक्ति होती है। और अगर हम देखें तो आस्था में ये मुस्लिम धर्म का अनुसरण करते हैं, मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। अब बात करते हैं इनकी वस्त्र की या क्लोथ्स की। ये किर्गिज लोग जो हैं ये एक लंबा चोगा धारण करते हैं और इस लंबे चोगे को कप्तान कहा जाता है। यह टखनों तक लंबा होता है। गद्देदार कोट जिसकी बाहें चौड़ी और कॉलर सकड़ा और उठा हुआ होता है। शीतकाल में ये लोग चमड़े के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तो ये एक लंबा सा चोगा धारण करते हैं जिसे कप्तान कहा जाता है। अब ये जो कप्तान होता है ये कहाँ तक होता है? ये घुटनों तक लंबा होता है। ये गद्देदार कोट जैसा होता है। इसकी जो आस्तीनें होती हैं वो ढीली ढीली चौड़ी चौड़ी होती हैं। कॉलर सकड़ा और खड़ा होता है, उठा हुआ होता है। परंतु ये तो ग्रीष्म काल में धारण करते हैं और शीत ऋतु में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ठंड पड़ेगी तो शीत ऋतु में यहाँ तक कि यहाँ पर हिमपात भी होता है, तो उससे बचने के लिए ये लोग चमड़े से बने वस्त्रों को धारण करते हैं। किर्गिज लोग भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं? भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं। मतलब यहाँ पर अभी भी वाटर सिस्टम पाया जाता है, वस्तुओं का विनिमय होता है। कुछ वस्तुएं ये देते हैं और उसके बदले किसी से दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। मतलब अभी भी यहाँ पर आदान प्रदान का तरीका कौन सा है? वस्तु विनिमय ही है। ये लोग आटा, जौ, कॉफी और चाय भी खरीदते हैं। तो ये था इनके वस्त्र के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किर्गिज लोग जो हैं ये अपने सीमित संसाधनों का उपभोग भी क्या करते हैं? बड़ी सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं? थ्यान शान पर्वतवर्गीय क्षेत्र में या फिर हम कहें पामीर के पठारी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं या यहाँ का जो हम एटमॉस्फेयर देखें वो इस प्रकार का है कि केवल ये पशुपालन पर ही इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। इनके पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं और जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं सीमित संसाधनों का ये लोग क्या करते हैं? बड़ी सावधानी से, विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करते हैं। तो ये था किर्गिज जनजाति के बारे में कि कहाँ निवास करती है, कौन कौन से पशु पालते हैं, घर किस तरह के बने होते हैं, स्वभाव से कैसे होते हैं, वस्त्र कौन से धारण करते हैं और क्या ये लोग खाते पीते हैं, और साथ ही साथ किन वस्तुओं का ये विनिमय या आदान प्रदान करते हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं कि विश्व की कुछ और महत्वपूर्ण जनजाति हैं जो कहाँ कहाँ निवास करती है, क्योंकि वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो साइबेरिया की टुंड्रा क्षेत्र में योकागीर,
साइबेरिया के टुंडा क्षेत्र में युकागीर नाम की जनजाति निवास करती है। मलय प्रदेश में सकाई जनजाति निवास करती है। सेमांग मलेशिया के उत्तरी भाग में भी एक आदिम जाति रहती है जिसे सेमांग कहा जाता है। तो मलेशिया में सेमांग निवास करती है। इसी प्रकार से अचुआ बेल्जियम के कांगो के पिग्मी लोगों को कहा जाता है। एटा फिलीपींस के पर्वतों पर रहने वाले निग्रिटो को एटा कहा जाता है। बाटवा अफ्रीका के कसाई प्रदेश में रहने वाले पिग्मी को बाटवा कहा जाता है। चुकची साइबेरिया में रहने वाले लोगों को चुकची कहा जाता है। इन्यूट उत्तरी अमेरिका के एस्किमो को कहते हैं। होटेनटॉट दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली जनजाति। ये कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातियां थी जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है और आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है। वेदा श्रीलंका में निवास करते हैं। टोडा भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाली जनजाति है। तो ये कुछ जनजातियां और हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो आज का हमारा टॉपिक था किर्गिज जनजाति, वो यहीं पर अब समाप्त होता है।